यूनिवर्सिटी में हमने हिस्ट्री चूज़ किया है और हम उसका सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें पढ़े। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने लास्ट डिस्कस किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से वॉयलेंट हो गया, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने गांधी जी को मिसअंडरस्टूड किया, जैसे कि सीताराम, अलूरी सीताराम, बाबा राम, कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इसको वॉयलेंट किया, इस मूवमेंट को। हमने आंध्र प्रदेश का इशू देखा, असम में देखा किस तरीके से जो है लोग रिबेलियस हो गए। तो इन सब इंसिडेंसेस की वजह से गांधी जी ने डिसाइड किया फरवरी 1922 में कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ करेंगे। अब जहाँ पे ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो चुके थे, वहीं पे इस मूवमेंट के बाद लोगों के विचार बदल रहे थे और लीडर्स के भी विचार बदल रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया था कि वो नॉन कोऑपरेट करेंगे तो ब्रिटिश सरकार को वीकन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जो है वो माइंडसेट चेंज हो गया। इधर से अब यहाँ गवर्नमेंट ने नया एक्ट पास किया था, एक्ट ऑफ 1919, जिसमें इलेक्शंस होने वाले थे। तो कई लीडर्स ने सोचा कि अब यहाँ पे ना सबका माइंडसेट फिर से अलग अलग हो गया, सबके विचार एक जैसे नहीं थे। कुछ लीडर्स कहते थे कि हमें ब्रिटिश सरकार के कुछ रिफॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमारे देश के लिए अच्छा है, जैसे कि इलेक्शंस में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हमें वहाँ कुछ सीटें मिले और हम लोगों के डिमांड्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके उनके ब्रिटिश काउंसिल में। तो कुछ लोग जो है राज़ी हो गए कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी वोटिंग राइट सबको नहीं था और कितने ही परसेंट उन्होंने इंडियंस को शेयर दिया था कि इतने परसेंट लोग जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बने, मुश्किल से 1%, बट स्टिल एक होप थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और कई सारे लीडर्स ने अपनी नई पार्टी बनाई, जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। और दूसरे जो लीडर्स थे, यंग लीडर्स, ओल्ड लीडर्स ने स्वराज पार्टी बनाई और जो यंग लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। अब देखो ना, ओल्ड लीडर्स चाहते थे दैट दे विल पार्टिसिपेट एंड विल डू समथिंग फॉर देयर कंट्रीमैन, बट ऑन द अदर हैंड जो यंग लोग थे उनका ये था कि नहीं, हमें मास एजिटेशन अभी भी कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि हमें पूरे तरीके से आज़ादी मिले। तो यहाँ पे जो है ये ओपिनियंस वेरी कर रहे थे। अब आगे क्या हुआ, इस सिचुएशन में इंटरनल डिबेट्स एंड डिसेंशंस, ये सब हालात चल रहे थे इंडिया में। तो और दो चीज़ों ने इसमें और इजाफा कर लिया, दो चीज़ें और जो हैं इसका कॉज बन गए। वो ये था कि पूरे वर्ल्ड में जो है उस टाइम इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, इकोनॉमी जो है काफ़ी डाउन चली गई थी क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट पेंडेमिक उस टाइम पे भी एक बीमारी फैली थी, इन्फ्लुएंज़ा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक नया कमीशन बनाया और उसके अनुसार वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाना चाहते थे इंडिया के लिए। तो सारी चीज़ें जो है एकदम से मिक्स हो गई। अब क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत जो है यहाँ से शुरू हो गई। अब बैकग्राउंड मैंने उसका बता दिया कि कैसे कैसे चीज़ें बढ़ती गई, कॉज बनती गई इस मूवमेंट का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है कि आपने एक मूवमेंट, आपने एक एजिटेशन स्टार्ट किया कि हम जो है कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट का है उसको हम ओबे नहीं करेंगे। मतलब जब आप किसी लॉ को ओबे नहीं करेंगे, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसका मतलब है आप डिसोबे कर रहे हो उस चीज़ को। तो यही कॉन्सेप्ट था कि गवर्नमेंट की जो भी लॉज होंगे हम उनको ओबे नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई कैसे मिक्सअप हो गई चीज़ें, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वायलेंट हो गई। फिर कई सारे लीडर्स ने बोला हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो था सिर्फ 1% था, ज़्यादा मेंबर्स की सीटें, इंडियंस की ज़्यादा सीटें नहीं थी वहाँ पे। दूसरा, साथ ही साथ जो यंग लीडर्स थे वो मास एजिटेशन को कंटिन्यू रखना चाहते थे और साथ ही साथ इकोनॉमिक डिप्रेशन भी हो रहा था। और तीसरी चीज़, साइमन कमीशन आई। साइमन कमीशन एक ऐसी कमीशन थी, एक ऐसे मेंबर्स को चुना गया, उन मेंबर्स ने क्या करना था, इंडिया का संविधान बनाना था। ठीक है, तो अब इसे प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन का काम था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये था
इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें इंडिया के मेंबर्स होने चाहिए ना कमीशन में, लेकिन इंडिया का कोई भी सिंगल मेंबर उसमें नहीं था। तो इस वजह से जो है इंडियंस और काफ़ी सारे कांग्रेस लीडर्स जो है इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने साइमन कमीशन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया। तो साइमन कमीशन जो है उस तरीके से इंडिया में इस कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन जो है कब आई थी? 1928 में। इसका जो चेयरपर्सन था उसका नाम था सर जॉन साइमन, तो इसीलिए उनके नाम पे ही इसका नाम ही रख दिया गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन मतलब इट वाज अ कमीशन, इट वाज फॉर्म्ड इन 1928 अंडर द chairmanship of Sir John Simon. The main purpose of this commission was to make constitution for the India, but the main problem was that the whole commission did not have any single Indian. So the Indians said that if you are making constitution for our country but there is no Indian member, so they start revolting and they didn't accept the कमीशन। तो उन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए। जो है सारी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, मुस्लिम पार्टी थी, सब ने इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। और इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर वाइसरॉय ऑफ लॉर्ड ऑर्विन announced in October 1929 a wave after domination status for Indian in an unspecified future. So इस तरीके से साइमन कमीशन का विरोध किया गया, साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। और यहाँ पे क्या हो गया, जो इंडिया का डोमिनेंट स्टेटस था वो कहीं ना कहीं कि इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कांग्रेस लीडर कि इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस दो। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब है कि इंडिया जो है उसके पास अथॉरिटी खुद होनी चाहिए कि वो अपनी कंट्री के लिए कौन से लॉज बनाए, किस किस्म के लॉज बनाए। इसलिए कुछ लीडर्स ने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को बोला कि हम जो है डिक्लेयर करते हैं फुल स्वराज, मतलब हमें ब्रिटिशर्स के अंडर अब नहीं रहना, हमें फुली इंडिपेंडेंस चाहिए। और इस चीज़ का उन्होंने एक स्पेसिफिक डे चुना, 26 जनवरी 1930 को उन्होंने बोला कि हम उस दिन सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे। बट इस सब का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, ये सब करके कुछ हो नहीं रहा है, सब यूनाइट नहीं हो रहे हैं, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा ताकि मैं इस आइडिया को, द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू बी मोर कंक्रीट इशू, ताकि ये फ्रीडम वाला इशू जो है मोर कंक्रीट हो जाए। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सारे लोग एकत्रित हो जाए और सबकी सोच और सबकी डिमांड जो है एक जैसी और हमें उसमें कामयाबी भी मिले। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट मार्च का कॉन्सेप्ट लाया। इसमें हम देखेंगे क्या हुआ, सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपको समझ आ गया होगा, मतलब आप गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे हो, आप उनके लॉज को नहीं मान रहे हो। अब जब ये सब कुछ फेल हो गया, साइमन कमीशन को भी उन्होंने रिफ्यूज़ करके फिर डोमिनेंट स्टेटस, फुल स्वराज, ये सब चीज़ें करके भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो गांधी जी ने सोचा एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो क्या सिंबलाइज़ करे और जो क्या करे, दैट कुड यूनाइट द नेशन, और वो चीज़ था सॉल्ट। गांधी जी ने वो चीज़ क्या पाई, सॉल्ट। गांधी जी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। अब नमक को लेके क्या चीज़ था, मैं आपको समझाती हूँ। नमक जो है हमारे देश में बनता था, लेकिन उसको वो फैक्ट्रीज़ वगैरह उसको फिर साफ़ करके उसको मॉडिफाई करके बनाना, मैन्युफैक्चरिंग उसकी करना सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। और ब्रिटिश क्या करती थी, जब लोग सॉल्ट लेने जाते थे तो लोगों को सॉल्ट के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। देखो हमारी कंट्री में बन रहा था, हमें वो ख़रीदना है और हमें उसके ऊपर टैक्स भी देना है। इस किस्म की का अन्याय जो है इंडिया में हो रहा था। तो जनवरी 1930 को क्या हुआ, गांधी जी ने एक लेटर लिखा, वॉइसरॉय जो उस टाइम पे था लॉर्ड आर्विन को एक लेटर लिखा। उसमें कई सारी डिमांड्स लिखी और डिमांड्स का नंबर 11 था। उन 11 चीज़ों में कुछ जनरल इंटरेस्ट है और कुछ चीज़ें जो है स्पेसिफिक थी, ख़ास डिमांडें जो थी। अच्छा, और गांधी जी ने टाइम पीरियड दिया लॉर्ड आर्विन को कि इन डिमांड्स को आप, और ख़ास करके जो जो स्पेसिफिक डिमांड्स थी, इनको आप एक्सेप्ट करो, आपको मैं एक टाइम पीरियड देता हूँ कब तक,
तो उसमें मेन चीज़ ये थी, द मोस्ट स्टेयरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। सबसे खास चीज़ उसमें ये थी, गांधी जी ने उस लेटर में डिमांड की थी कि सॉल्ट के ऊपर आप जो टैक्स लेते हो आप उसको ख़त्म करो। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको रिच पुअर हर कोई कंज्यूम करता है, तो इसलिए गांधी जी को लगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें रिच का इंटरेस्ट भी है, पुअर का इंटरेस्ट भी है, तो सबकी डिमांड जब एक समान होगी तो स्ट्रगल सबका सेम होगा, तो एक यूनिफाइड वे से जो है हम इस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। गांधी जीज लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम। गांधी जी ने जो टाइम पीरियड अरविंद को दिया था वो टाइम ख़त्म हो चुका। अरविंद ने जो है गांधी जी की डिमांडें पूरी नहीं की। 11 मार्च का वक्त दिया था तो नहीं हुआ वो सब। आर्विन वॉज अनविलिंग, लॉर्ड आर्विन जो था वो सहमति नहीं हुआ नेगोशिएट करने के लिए, समझौता करने के लिए। सो गांधी जी ने क्या किया, उसने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। अपने कुछ उनके जो साथी थे 78 पीपल्स जो उनके साथ वॉलंटरली मान गए कि हम चलेंगे, हम सॉल्ट मार्च करेंगे। ये 78 लोगों का एक ग्रुप चल पड़ा गांधी जी के आश्रम से। इन्होंने जाना था पैदल 240 माइल्स टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। डांडी जो है इस आश्रम से डांडी का जो डिस्टेंस था वो 240 माइल्स था। तो यहाँ 240 माइल इन्होंने पैदल जाना था। वॉलंटियर्स ने 24 दिन ये अपना वॉक शुरू रखा और हर दिन वो 10 माइल चलते थे। बहुत सारे लोग जो है महात्मा गांधी के साथ जुड़े। जहाँ जहाँ महात्मा गांधी रुकते थे, रेस्ट करते थे, वहाँ लोगों को समझाते थे कि ये स्वराज का मतलब क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं। तो उनका नंबर जो है बढ़ते चला गया। जब तक वो डांडी पहुँचे 78 से तो कई ज़्यादा नंबर जो है डांडी पहुँचते पहुँचते उनकी तादाद बढ़ गई। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब आप यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो रही है। अब कैसे हो रही है, क्योंकि लॉ था आप सॉल्ट ऐसे नहीं ले सकते विदाउट पेइंग टैक्स, बट अब वो लेने जा रहे थे विदाउट पेइंग टैक्स। मतलब वो खुद सॉल्ट को कंज्यूम करेंगे। तो मतलब हम सरकार की बात को नहीं मान रहे, हम उसको डिसोबे कर रहे हैं। तो डांडी मार्च तो है एक टर्निंग पॉइंट था और स्टार्टिंग थी किसकी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक। तो जैसे ये डांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया गुजरात में, वैसे सॉल्ट लॉज को डिसओबे किया गया, सिर्फ ना कि एक जगह पे, कंट्री के डिफरेंट हिस्सों में। अब हुआ क्या, द सॉल्ट लॉ, अब गांधी जी जब वहाँ पे पहुँचे उन्होंने क्या किया, सॉल्ट को मुट्ठी में भरा और बोला कि ये हमारे देश का नमक है, हमारे देश में बनता है, हम इसके रियल ऑनर्स हैं। अब यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ तो डिफरेंट हिस्सों में, हमारी कंट्री के डिफरेंट हिस्सों में अलग अलग जगह लोग क्या करते थे, जो सॉल्ट फैक्ट्रियाँ थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उनके सामने बैठ के खुद ही मैन्युफैक्चर करने लगे सॉल्ट। मतलब दे वर फुल्ली डिसोबेइंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को देख के गांधी जी की इस हरकत को देख के और लोग जो है उससे काफ़ी मोटिवेट हो गए। तो हर जगह ये सब होने लगा, लोग सॉल्ट कंज्यूम करने लगे विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बौखला गई और उन्होंने कई सारे जो लीडर्स थे कांग्रेस के उनको अरेस्ट करना, वन बाय वन दे स्टार्ट अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर। इसकी वजह से कई सारे क्लैशेस कई जगहों पे देखने को मिले, जैसे कि अब्दुल गफ्फार खान को जब अरेस्ट किया गया और महात्मा गांधी को जब अरेस्ट किया गया 1930 में, तो लोगों का एंगर जो है बढ़ गया और उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया पुलिस पे। तो पेशावर में जब इसको अरेस्ट किया गया था अब्दुल गफ्फार खान साहब को, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मार्च पास किया और प्रोटेस्ट किया और क्लैशेस हुए बिटवीन द पुलिस एंड द डेमोन्स्ट्रेटर्स। तो एक मंथ के बाद गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक द पुलिस। जैसे गांधी जी को अरेस्ट किया गया तो शोलापुर में लोगों ने पुलिस स्टेशन पे पथराव किया, पब्लिक बिल्डिंग्स पे, लॉ कोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, ऑल स्ट्रक्चर दैट सिम्बल्स ब्रिटिश रूल। हर वो चीज़ जो ब्रिटिशर्स को
को सिंबलाइज करती थी उसको उन्होंने तोड़ फोड़ दिया। तो पीसफुल एक जगह हर जगह दंगे होने लगे और कहीं एक जगह पे लोग मार्च पास कर रहे थे, प्रोसेशन को लेके जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया और कोई 1 लाख लोगों को भी अरेस्ट किया और कई सारे लोग जो है इसमें मारे गए। तो गांधी जी ने ये सब हालात जब देखे तो उन्होंने फिर से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश सरकार से मिलेंगे, इसलिए उन्होंने आर्विन पैक्ट साइन करने का सोचा और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होने जा रही थी उसको अटेंड करने के लिए चले गए। उनको लगा कि मे बी कोई रास्ता निकल आएगा, क्योंकि गांधी जी को वायलेंस पसंद नहीं था। जैसे ही लोग ज़्यादा वायलेंट हो जाते थे या लोगों की डेथ हो जाती थी क्लैशेस में तो गांधी जी घबरा जाते थे। तो उन्होंने सोचा चलो मैं नेगोशिएट ही करता हूँ। तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने पहले रद्द कर दी थी वो दोबारा उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए राज़ी हो गए, लेकिन जब वो वापस आए तो वो खुश नहीं थे। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने जो है हमें सप्रेस करने का एक नया तरीका ढूंढा है, इसलिए हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा और दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसको दोबारा शुरू किया गया, 1 साल तक ये चली, लेकिन द मूवमेंट कंटिन्यूड बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम।